राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपको सबसे पहले यह बताएं कि बिहार का नाम आप सभी जानते हैं। बिहार के अस्तित्व को मिटाने के लिए काफ़ी सुनियोजित ढंग से प्रयास किया जाता रहा ताकि बिहार का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। यह आज़ादी के बाद शुरू हुआ सिलसिला ऐसा नहीं है। यह सिलसिला अकबर के ज़माने में ही शुरू हो गया था और अकबर के कार्यकाल में ही बिहार को अवध और बंगाल के हवाले कर दिया गया। आधा अवध को और आधा बंगाल को देकर बिहार का अस्तित्व ही मिटा दिया गया। हम आपको यह बात बाद में बताएंगे कि बिहार से क्यों भयभीत था संपूर्ण देश और दुनिया, क्योंकि बिहार शिक्षा का क्षेत्र हो, समर्पण का क्षेत्र हो, त्याग का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अग्रणी रहा और यह बातें सत्ताधीशों को पसंद नहीं आती थी। वे बिहार को नष्ट नाबूद करने का लगातार प्रयास करते रहे और अकबर के ज़माने में तो बिहार को ख़त्म ही कर दिया गया, उसके वजूद को ही समाप्त कर दिया गया जब उस हिस्से को बंगाल और अवध के हवाले कर दिया गया। हम आज यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर को बिहार के एक युवा अधिवक्ता सच्चिदानंद सिन्हा ने जन्म के बाद विदेश से शिक्षा ग्रहण कर जब स्वदेश लौटे और उन्हें यह पता चला जो कि कोई बिहार को जानता ही नहीं, जो इस धरातल पर एक बिहार भी है, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुआ और वे इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा बनाई और उन्होंने इसके लिए अंग्रेज को पत्र लिखा और उनके पत्र के बाद धीरे धीरे जनमानस में एक क्रांति उठने लगी और अंततः अंग्रेज़ों को हारकर 19 जुलाई 1905 में बिहार को अस्तित्व में लाना पड़ा। 1905 के बाद भी लगातार बिहार को दबाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन बिहार हमेशा से इतिहास लिखने का काम करता रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा, अगर जिन्हें नहीं ज्ञात है उन्हें हम आज यह बता दें कि जब मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान आए, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उन्हें बिहार की भूमि चंपारण में आमंत्रित किया गया। नील की खेती के विरोध में पंडित राजकुमार शुक्ल ने जब उन्हें आमंत्रित किया और वहाँ की दर्दनाक स्थिति से मोहनदास करमचंद गांधी को अवगत कराया और चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। वहीं गांधी जी को महात्मा की उपाधि पंडित राजकुमार शुक्ल ने ही
देने का काम किया था। महात्मा गांधी उसके बाद महात्मा गांधी के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। बिहार आज भी उपेक्षित है। बिहार का दोहन शोषण लगातार किया जाता रहा, उसके बावजूद भी बिहार इस देश को आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति देने का काम किया। बिहार IAS IPS इस देश को सबसे अधिक देने का काम करता है। देश में जब निर्माण की बात होती है तो बिहार के मजदूर, चाहे वह पंजाब हो, चाहे वह बंगाल हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे देश का या दुनिया का कोई भी कोना क्यों न हो, बिहारी श्रमिक वहाँ जाकर निर्माण का कार्य करते हैं, विकास का कार्य करते आए हैं। उसके बावजूद भी उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए, वह आज तक नहीं मिल पाया है। और इसके लिए जरूरी है फिर एक सच्चिदानंद सिन्हा जैसे देव पुरुष का, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर बिहार का अस्तित्व कायम किया था। और अब एक ऐसा सच्चिदानंद सिन्हा चाहिए जो बिहार वासियों के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़े, उसके मान और सम्मान के लिए लड़ाई लड़े। बिहार के संदर्भ में जब आप चर्चा करेंगे, आप इतिहास को खंगालेंगे, तो चाहे वह रामायण का काल हो, चाहे वह महाभारत का काल हो, सभी कालों में आपको अनुभव होगा जो किस प्रकार से बिहार की भूमि पर देवताओं का भी आगमन हुआ। चाहे वह अहिल्या स्थान में श्री राम द्वारा पत्थर को छूने से अहिल्या के पुनर्जागरण का मसला हो, या माँ जानकी के जन्मभूमि की बात। आप इतिहास पलट करके देखें, अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको 1857 आंदोलन, जिसे संपूर्ण भारत जानता है, एक सैनिक विद्रोह के रूप में मंगल पांडे जी द्वारा किया गया था। लेकिन उससे पहले ही बिहार में विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गया था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ज्ञात होगा। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने उस आंदोलन को, उस विद्रोह को दबा दिया था और दबाने में वह सफल रहा। फिर 1857 में जब आंदोलन हुआ तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो योगदान दिया वह इतिहास में दर्ज है। आज़ादी के बाद भी लगातार बिहार राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते हुए लगातार राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है और करता रहेगा। यह बात भी सही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो बिहार के साथ लगातार राजनीतिक दलों द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है, गुटबाजी का शिकार, जातिवाद का शिकार होकर बिहार पिछड़ता जा रहा है। बिहार का जो विकास होना चाहिए, बिहार का जो स्थान होना चाहिए, वह उसे नहीं मिल रहा है। और इसके लिए ज़रूरत है एक देवदूत का, जो आए और बिहार को एकजुट कर अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करे। और जिस प्रकार अकबर के ज़माने में बिहार को समाप्त कर दिया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पुनः बिहार की स्थापना करवाई, उसी प्रकार फिर एक ऐसे महापुरुष की ज़रूरत है जो सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार को आगे बढ़ाने का काम करे। अभी समय है एक ब्रेक का, आप कहीं जाए नहीं। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं अन्मुतो। This program is sponsored by Shreya Furnishing, Unit of Nirmals.
सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद फिर से आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बिहार के अस्मिता, बिहार के गौरव और बिहार के इतिहास और बिहार की दुर्दशा के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं राष्ट्र की। और राष्ट्र में जो समस्या है, जो ज्वलंत समस्या है, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ समस्या है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई बात है और जो भविष्य के लिए खतरे का संकेत दे रही है, उस ओर हम सभी राष्ट्रवासियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और प्रशासनिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी उस पर त्वरित कार्रवाई करने की उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। इसमें सबसे गंभीर समस्या भारत की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण और प्रदूषण के कारण अस्त व्यस्त होता जनजीवन, साथ ही छोटे बच्चों की लगातार प्रदूषण के कारण बढ़ती मौत। भारत की राजधानी दिल्ली में इस कदर की कुव्यवस्था होना निश्चित रूप से चिंताजनक नहीं, शर्मनाक कही जा सकती है। क्योंकि भारत की राजधानी में अगर इस तरीके की घटनाएं घटेगी तो आप फिर अंदाज़ा लगाएं कि देश के अन्य कोनों में क्या स्थिति होती होगी। उसी प्रकार भारत की राजधानी सहित पूरे देश में जल का गिरता स्तर भी चिंता का विषय है और 1000 से अधिक जगहों पर पूरे देश में भूमि जल का स्तर गिरता जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। 20 से लेकर 45 मीटर नीचे तक पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन इस ओर जो गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। आज भी अवैध बोरिंग के माध्यम से जल का दोहन किया जा रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर हम इस पर चर्चा करने लगेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार चाहे विज्ञान भवन में सीवीसी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार की बात कही, या हिमाचल के चुनाव में उन्होंने मंच पर जनता को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, यह मसला भी सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ता है। क्योंकि 75,000 से 1 लाख रुपए देकर कोई भी अवैध बोरिंग करवा सकता है और इसमें किसका कितना हिस्सा है यह खोजना विजिलेंस का काम है, उस विभाग का काम है जिसको यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। लेकिन इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता जो प्रत्येक निगम क्षेत्रों के अंदर लगातार अवैध बोरिंग प्रतिदिन घटती है और इसके लिए रिश्वत का लेन देन होता है। क्योंकि जिस अनुपात में अवैध बोरिंग की जाती है उसी अनुपात में अवैध निर्माण भी दिल्ली में हो रहा है और इस मुद्दे को लेकर कई बार पहले भी चर्चा हुई है और आगे भी चर्चा होती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और 7 दिसंबर को मतगणना के उपरांत
प्रत्याशी विजयी होंगे। इनकी संख्या इस बार 250 कर दी गई है। यह 70 विधानसभा की जगह 68 विधानसभा क्षेत्रों में 250 सीटें निर्धारित की गई है। दिल्ली नगर निगम का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला है। अभी टिकट के बंटवारे को लेकर आपस में भागदौड़ चल रहा है। देखना है पार्टी इस बार किसे अपना प्रत्याशी बनाकर जनता का विश्वास जीतना चाहती है। हम आपको यह बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे, हिमाचल के चुनाव के नतीजे और गुजरात के चुनाव के नतीजे तीनों प्रभावित करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को। इसलिए सत्ताधारी दल जहां यह प्रयास कर रही है कि तीनों जगह उसकी वापसी हो, वहीं विरोधी सत्ताधारी दल को घेरने का अपने स्तर से पुरजोर प्रयास कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे अन्य मुद्दों पर फिर मिलते हैं। आप बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अन्य खबरों के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज के बाद वहां आचार संहिता के कारण चुनाव प्रचार पर पाबंदी होगी। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अब रिवाज बदलने वाला है। हिमाचल में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में विकास की गति तेज हुई है। अभी जो हमारा ये संकल्प पत्र आया है, संकल्प पत्र में हमने जिक्र किया है कि हम 2% उसमें जो है वो लोन पर जो है वो देंगे, इंटरेस्ट जो है उस पर देंगे। और इसी तरह से हमने एक और चीज को लेकर के भी अपनी बात कही है कि जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि 33% आरक्षण पढ़ाई में, ट्रेनिंग में और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में महिलाओं को देंगे। इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी कमिटमेंट की है। और आगे बढ़कर के जो 12वीं में जो टॉप 5000 रैंक की जो छात्राएं होंगी उनको छात्रवृत्ति के रूप में 2500 रुपए हम महीने का देंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में हमने इसमें तय किया है। और वैसे भी इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे पहले ही हमने हिमाचल प्रदेश में एक बात को सुनिश्चित किया कि अगर महिलाओं की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है तो हमने बसों में आने जाने का किराया भी उनका आधा पहले ही कर दिया है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ में जो और चीजों को लेकर के कॉमन सिविल कोड, ये हम एक कमिटमेंट के साथ नई चीज आने वाले समय, हालांकि हमने इस बारे में पहले भी कहा है और इसके लिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। सारी टेक्निकल चीजों को हम थोड़ा एग्जामिन भी कर लेंगे और उसके बाद इसमें क्या रास्ता आगे निकल सकता है उस रास्ते पे आगे बढ़ करके उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी हमने इस बार सुनिश्चित करने का ये किया है। किसान सम्मान निधि जहां हिमाचल प्रदेश में 6000 रुपए हर किसान के खाते में आते हैं, जो हमारे छोटे और लघु किसान हैं उनके खाते में 6000 रुपए एक साल का जाता है। इसमें स्टेट की ओर से हमने कमिटमेंट की है हमने कि हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 3000 रुपए स्टेट की ओर से उसमें ऐड करके 9000 यानी कि 9000 रुपए उसमें अब किसान को मिलेंगे। इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव लोगों की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सतौर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है। हमने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा में कम से कम 4 पाठशालाएं बनाएंगे इंग्लिश मीडियम, ताकि शिक्षा को एक और शक्ति मिले आपके प्रदेश में।
जिसको आज 1500 रुपए प्रति माह मिलने चाहिए, क्या वो 5 साल इंतजार करे? और इंतजार करके मिलना भी क्या है, जब खुद ही कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री कि कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दे, कांग्रेस पार्टी कह रही है रोजगार देगी, हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी कह रही है पेंशन देगी, हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिलाओं को प्रति माह 1500 दे, हो नहीं सकता। तो भाई हो नहीं सकता तो तुम मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हो? तो जयराम जी की जयराम जी, नया मुख्यमंत्री चुनो। अब देखिए कि मंच पे खड़े होकर आपको बताया जाता है कि आप अगर दवाई बदलेंगे तो आपका इलाज नहीं होगा, जैसे कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक मरीज है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? फिजूल की बातें हैं। आप कहिए कि आपने 5 सालों में किया क्या? अगर किया है तो उस आधार पर जरूर वोट दीजिए, लेकिन किया ही नहीं ना, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं मंच पर। तो आप सब कुछ समझते हैं, मैं जानती हूं। आप अच्छी तरह से नेताओं की नीयत पहचानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नेता हम लोगों को भ्रष्ट कहते हैं, उन्होंने पीपीई किट के घोटाले किए, उन्होंने पुलिस भर्ती के घोटाले किए, उन्होंने शिक्षक भर्ती के घोटाले किए। मैं फिर से कह रही हूं, अपने अनुभव पे उतरिए। आपके लिए किसने किया है उसको पहचानिए, अपनी ऐसी सरकार बनाइए कि 5 सालों में आपके प्रदेश को पूरा देश देखकर कहे हाँ देखो इन्होंने सही निर्णय लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। एक प्रेस वार्ता में भाजपा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए 160 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में भाजपा ने कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में कल दिनांक 9 नवंबर 2022 को संपन्न हुई। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय समिति ने आगामी गुजरात विधानसभा 2022 में जिन नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, विधानसभा नंबर 41 घाटलोडिया श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा नंबर 1 अबडासा श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा, विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे, विधानसभा क्रमांक 3 भुज श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई, विधानसभा क्रमांक 4 अंजार श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा, विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति श्रीमती मालती बेन किशोर भाई माहेश्वरी, विधानसभा नंबर 6 रापर श्री वीरेंद्र सिंह बहादुर सिंह जाडेजा, विधानसभा नंबर 60 दसाड़ा अनुसूचित जाति श्री पुरुषोत्तम भाई खेंगार भाई परमार, विधानसभा नंबर 61 लीमड़ी। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की सेवा करी है, ऐसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी को अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि वो चुनाव इस बार पार्टी के लिए काम करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के ऐलान के बाद आज भाजपा ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में भाजपा ने कहा कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना हमारी प्राथमिकता है। हम हर घर को नल से पानी देंगे। साथ ही भाजपा ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी वालों को घर देने का वादा किया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस दौरान केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प शपथ पत्र के साथ ये हमने जारी किया है। एक तरफ वो सरकार है जो दिल्ली वासियों को, हमारे गरीब झुग्गी वासियों को गंदगी में, गंदे पानी में, बिना सीवर व्यवस्था के अंतर्गत उनको रहने के लिए मजबूर करती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में
उन्होंने करके दिखा दिया है। जहां झुग्गी वहीं मकान उनको पक्का मिले, और ऐसा वैसा मकान नहीं है, आपने देखा है। ऐसी सुख सुविधाएं अगर कोई देने का वादा पूरा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं। चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। सभी दिल्ली के गरीब झुग्गी वासियों को पक्का मकान मिलेगा। हम हर घर, हर झुग्गी के अंदर ये हम जाएंगे और ये शपथ पत्र देंगे, उनको भरवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का वादा है, जैसे 3024 फ्लैट पक्के मकान दिए गए, ऐसे पूरी दिल्ली के झुग्गी वासियों को ऐसे ही सोसाइटी के पक्के मकान, फ्लैट, संपूर्ण सुविधाओं के से युक्त एक करोड़पति आदमी जिस तरीके से सुख सुविधाओं से रहता है, वैसी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में सबको मिलेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। आज एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों को पक्का मकान देने की घोषणा की गई है। तो वहीं आप विधायिका आतिशी ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा के वचन पत्र पर कई सवाल उठाए हैं। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन वो बताएं कि पिछले 15 सालों में उन्होंने क्या किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के लिए अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो सुबह रिलीज किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आने वाले निगम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो रिलीज किया, तो हम बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बात रखेंगे कि उन्होंने एमसीडी में क्या क्या काम किए। वो ये बात रखेंगे कि उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है दिल्ली की सफाई, उन्होंने उसके लिए क्या किया। वो ये बात रखेंगे कि जो दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ उन्होंने दिए हैं, उनका निपटारा करने के लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से कोई भी बात नहीं रखी। हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने एक संकल्प पत्र 2017 में भी जारी किया था, 5 साल में उन वादों का क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बस एक सवाल पूछ रही है कि ये संकल्प पत्र जो आपने 2017 में जारी किया था, जब उस संकल्प पत्र का एक भी वादा नहीं पूरा हुआ, तो आज हम आपकी एक बात पर भी कैसे विश्वास कर सकते हैं। दिल्ली की निरस्त की गई आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक शराब कंपनी के 2 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, 282 पर पहुंचा AQI। मोरबी के मसीहा को बीजेपी ने बनाया गुजरात चुनाव में उम्मीदवार, नदी में कूदकर लोगों की बचाई थी जान। दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने पार्टी का वचन पत्र लॉन्च किया। भाजपा ने गुजरात में बड़ी संख्या में काटे एमएलए के टिकट, कांग्रेस से आए कई चेहरों को बनाया उम्मीदवार। राहुल गांधी ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा नोटबंदी से देश में आई आर्थिक सुनामी। सिखों के धार्मिक आयोजन में कमलनाथ के पहुंचने पर विवाद, भाजपा ने कार्यक्रम स्थल का शुद्धिकरण किया। संबित पात्रा का भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस कभी भारत को एकजुट नहीं कर सकती। हेमंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने भेजा दूसरी बार समन, 17 नवंबर को होना होगा पेश। कांग्रेस की सरकारों ने नहीं होने दिया विकास, अनुराग ठाकुर ने कहा ये चुनाव के समय झूठे वादे करते हैं।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम